बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। अभी तक अगर किसी का कोई सवाल है जी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। जी आवाज आ रही है सबको जी? आज का लेक्चर जी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम नॉलेज एरिया कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट का, उसका जो आखिरी प्रोसेस है स्केड्यूल डेवलपमेंट का, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये टाइम मैनेजमेंट का प्लानिंग की फेज का सबसे आखिरी प्रोसेस है। और यहाँ पे जाके जितने पहले वाले प्रोसेसेस हैं, जिसमें डिफाइंड एक्टिविटीज़ है, ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना है, इसी तरीके के साथ रिसोर्सेज के असाइनमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें जितनी ऑलरेडी हमने टाइम मैनेजमेंट में डिस्कस की हैं, वो अब इस प्रोसेस के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, इंटीग्रेट हो जाएंगी एक खास स्ट्रक्चर के अंदर, कि जिसके जरिए से एक प्रॉपर स्केड्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रीवियस जितनी भी चीजें हमने टाइम मैनेजमेंट के अंदर और इसी तरह से उसे प्रीवियस प्रोसेसेस के अंदर डिस्कस की हैं, वो सारी इकट्ठी होने जा रही हैं। तो इस लिहाज से ये वाला जो हमारा नॉलेज, ये वाले जो प्रोसेस है डेवलप स्केड्यूल का, वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके साथ साथ आज का लेक्चर इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज के लेक्चर के अंदर कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपकी तरफ रोल किए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, जिसके साथ कैश प्राइस एसोसिएटेड है। सो फिंगर क्रॉस्ड, आई थिंक सो एक्साइटमेंट शुड बी देयर। देखते हैं कि ये कैश प्राइस आप में से कौन जीतता है। तो जनाब, स्केड्यूल को आप हमने डेवलप करना है। स्केड्यूल डेवलपमेंट से मुराद क्या है? स्केड्यूल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि जनाब आपने फाइनल प्रोजेक्ट किया होगा, उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बना के दिया होगा। तो ये वही चीज़ है, लेकिन अब हम उसको एक प्रॉपर तरीके के साथ देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ड्यूरेशन एस्टिमेशन है, रिसोर्सेज असाइनमेंट है, इस तरह डिफाइंड एक्टिविटीज़ है, सीक्वेंसिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ें अब प्रॉपर तरीके के साथ एक स्केड्यूल के अंदर किस तरह की जाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ क्या आते हैं जिनको के एड्रेस करने की ज़रूरत होती है और प्रॉपर तरीके के साथ एक स्केड्यूल को बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसके अंदर इसकी अगर आप ये स्क्रीन नज़र आ रही है जी आपको पिमबॉक की, स्केड्यूल डेवलपमेंट की इनपुट्स, टूल्स, टेक्निक्स एंड आउटपुट्स। जी, इसके अंदर जरा देखें कि आपको ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इसमें देखें तो स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, क्रिटिकल चेन मेथड एंड सो ऑन। 8 चीजें टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर दी गई हैं। तो ये असल में मिक्स है टेक्निक्स का और कॉन्सेप्ट्स का। ये मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स हैं जो कि स्केड्यूल को डेवलप करते हुए हम ज़रूरत के मुताबिक और अपनी आसानी के लिहाज से और चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करने के लिए इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके साथ साथ ये दूसरों के साथ मिला के भी कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इस वजह से ये इन चीज़ों को बड़े ध्यान के साथ आपने साथ साथ लेके चलना है कि ये सारे कॉन्सेप्ट को क्या हैं, एक दूसरे के साथ सर इनका ये कैश ताल्लुक। प्राइस किस चीज़ का था? आपने बड़े ध्यान के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को और टेक्निक्स को देखना है कि ये कि अकेले तौर पे या एक कॉन्सेप्ट के तौर पे क्या है, जब ये किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से मिलते हैं तो फिर क्या सिचुएशंस बनती हैं, और ओवरऑल इन सब का इम्पैक्ट क्या आता है और कहाँ पे किसको इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए हम तरतीब से एक तरतीब बना के चलेंगे, तो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अपने एक लिहाज से सही तरीके के साथ चले। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इन टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर, पहली दो जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उन पे हम एम्फसाइज करेंगे, वो हमारा फोकस रहेगा, या कह लेंगे आज का टॉपिक ये होगा। और वो क्या है? स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस और क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस। ये दो ये इकट्ठी होती हैं, ये स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस और क्रिटिकल पाथ मेथड ये इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि स्केड्यूल को डेवलप करने के लिए हम सबसे पहले क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस करें। तो हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, उसका मकसद क्या होता है, और स्केड्यूल को डेवलप करने में ये हमें क्या मदद देता है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इन सिंपल वे, टुडेज टॉपिक इज CPM एनालिसिस, क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस इन स्केड्यूल डेवलपमेंट।
तो जनाब अली, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपसे, आप ही हमें बताएं, आप में से कोई ये बताए कि ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस है, ये हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या होती है, इसका गोल क्या है? जी, जो बताना चाहे अपना माइक ऑन कर सकता है। सर, क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस के जरिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें स्लैक ज़ीरो है, यानी कौन सी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है जिसमें जिनको हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते, और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमें थोड़ा टाइम मिल सकता है, यानी जो रिलैक्स एक्टिविटीज़ बन सकती। ओके, शाबाश, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा जी, या इसमें कुछ ऐड करना चाहे? सर, इसका एक गोल ये भी है कि कोई बोटलनेक प्रॉब्लम्स अगर आ जाए हमारे प्रोजेक्ट के दौरान तो उनको हम हैंडल कर सकें टाइम फ्रेम के अंदर। बॉटलनेक प्रॉब्लम से क्या मुराद है, जरा इसको एक्सप्लेन करें। लाइक अभी रिसेंटली ये कोरोना का इशू आ गया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा हो तो उस लिहाज से अपने अपने रिसोर्स को मैनेज करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को स्केड्यूल, एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल करना है उस लिहाज से। तो उसमें सीपीएम कैसे हेल्प कर सकता है? सर, उसके अंदर सर ऐसे ही है कि वो आप नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल टास्क को उसके लिहाज से आप मैनेज कर सकते हो उसे। ठीक। और जी कोई शाबाश। सर, एक्टिविटीज़ को इस तरह से मैनेज करना कि टाइम और कॉस्ट हमारा इफेक्ट ना हो। ये तो ओवरऑल गोल हुआ ना, पर्टिकुलरली तौर पे बताएं कि सीपीएम क्या कर सकते हैं? सर, हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज पैरेलल में चल सकती हैं ताकि हम रिसोर्स एलोकेट कर सकें। जी, दोबारा जरा बताइएगा। सर, हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो पैरेलल में काम कर सकती हैं, जो जो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, जिसके स्टार्ट होने के लिए किसी पिछली का या किसी XYZ का होना जरूरी नहीं है, ताकि हम वो सारी उन चीजों को पैरेलल में रिसोर्सेज एलोकेट कर दें। ओके जी। जी, आपको सीपीएम की स्लाइड नजर आ रही है जी? ओके। देखिए, सीपीएम एनालिसिस का जो गोल है, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया कि इसका अगर हम पिन पॉइंटेड गोल देखने की कोशिश करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सीपीएम एनालिसिस इज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द स्लैक आर द फ्लोट टाइम। एक्टिविटीज का स्लैक टाइम या फ्लोट टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सीपीएम का जो गोल और भी बहुत सारे हैं, जो मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर या मुख्तलिफ किस्म के जो फील्ड्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर इसको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पाथ जो किसी एक नेटवर्क के बनते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्मी के अंदर इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, बल्कि इन्वेंशन ही वहीं पे हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर, अमेरिका के अंदर। इसकी 1940 लेट 40s के 50s के अंदर या 40s के अंदर ये इन्वेंट किया गया था, और आर्मी वाले इसको इस्तेमाल करते थे एनिमी के ऊपर हमला करने के लिए, जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकते थे या लॉन्गेस्ट पाथ हो सकते थे। तो इस वजह से इसके और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जब हम देखते हैं तो सीपीएम एनालिसिस जो है वो स्लैक टाइम या फ्लोट टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्लैक टाइम क्या है और फ्लोट टाइम क्या है, ये भी आपने किया हुआ होगा, तो इसको भी जरा पहले देख लें ताकि हमारी एक बेस बन जाए कि स्लैक टाइम या फ्लोट टाइम क्या होता है। कि दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी फॉर विच इफ दैट एक्टिविटी इज डिलेड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डेडलाइन। यानी कि ये किसी भी एक्टिविटी की वो ड्यूरेशन होती है जिसके लिए अगर उसको डिले दिया जाए तो जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको स्लैक टाइम कहा जाता है। जो एक्टिविटीज हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनका स्लैक टाइम 0 आता है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज कहलाती हैं, और जिनके अंदर किसी न किसी तरह से कोई ड्यूरेशन जो है वो एज अ स्लैक टाइम आइडेंटिफाई होती है तो वो एक्टिविटी फिर क्रिटिकल नहीं रहती बल्कि वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी बन जाती है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का कुछ ना कुछ ड्यूरेशन एज अ स्लैक टाइम जरूर होगा कि जिसके लिए अगर डिले दिया भी दिया जाएगा उस एक्टिविटी को तो प्रोजेक्ट की डेडलाइन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 3 चीजें होगी, बल्कि 4 चीजें होगी कि गोल ऑफ द सीपीएम,
कि CPM का गोल क्या है, टू आइडेंटिफाई द स्लैक। फिर स्लैक क्या है कि दिस इज द ड्यूरेशन फॉर विच इफ दैट एक्टिविटी इज डिलेड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डेडलाइन। क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है, जिसका स्लैक टाइम 0 होगा, और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है, जिसकी कुछ ना कुछ ड्यूरेशन एज स्लैक टाइम आएगी। तो ये कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपके सामने रखे गए। अब ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर देखें 2 डायग्राम्स हैं। ये जो डायग्राम्स कहलाती है, एक ऊपर है जो कि लीनियर फ्लो के साथ आपको नजर आ रही है, और नीचे के अंदर एक्टिविटीज पैरेलल नजर आ रही हैं। दीज आर नोन एज द नेटवर्क डायग्राम। इनको नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा दोबारा देख सकते हैं कि स्लैक टाइम किस तरह से होता है। ऊपर वाले डायग्राम के अंदर देखें तो 2 एक्टिविटीज हैं, ए और बी, जो कि वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट हो रही हैं और प्रोजेक्ट एंड हो जाता है। तो इसके अंदर टोटल ड्यूरेशन 30 डेज की आ रही है। अब इसमें देखें कि एक्टिविटी एक दूसरे के बाद चल रही हैं, तो जाहिर है कि ये पहले एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी, फिर बी कंप्लीट होगी, और फिर 10 और 20 दिन और 30 दिन लगेंगे और प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। अब ए एक्टिविटी को अगर हम 10 दिन की बजाय 11 दिन में करें, तो जाहिर है कि आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे असर पड़ेगा, वो भी एक दिन के लिए डिले हो जाएगा। तो लिहाजा ए एक्टिविटी के अंदर कोई सिलेक्ट टाइम नहीं है। इसी तरह से बी एक्टिविटी को भी 20 डेज की बजाय 21 डेज में करें, तो डेडलाइन 31 पे चली जाएगी। तो अगेन देयर इज नो स्लैक टाइम। तो दोनों क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, तो लिहाजा ये नेटवर्क के अंदर हमारे पास कोई नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन दूसरी डायग्राम के अंदर देखें, जहां पे ए और बी दोनों एक्टिविटीज पैरेलल चल रही हैं, तो यहाँ पे जाके सिचुएशन कुछ चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल चल रही हैं। तो टोटल ड्यूरेशन 20 डेज की होगी। बी एक्टिविटी है ही 20 डेज की, अगर इसको एक दिन के लिए भी डिले करेंगे तो डेडलाइन पे असर पड़ेगा। तो लिहाजा ये एक क्रिटिकल एक्टिविटी है, कोई सिलेक्ट टाइम नहीं है। लेकिन ए एक्टिविटी को अगर देखें आप, तो इसमें 10 दिन की एक्टिविटी है। इसको अगर आप 11 दिन पे ले जाएं, डेडलाइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी टोटल ड्यूरेशन जो है वो 20 दिन की है, और अभी दिन पड़े हुए हैं इसके अंदर 11 क्या 12 13 14 15, हत्ता कि आप इसको 20 दिन में भी करेंगे ए एक्टिविटी को, तो डेडलाइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, 21 दिन में अगर ए को करेंगे तो फिर ये आगे चलेगी। तो लिहाजा ए एक्टिविटी के अंदर 10 दिन का स्लैक टाइम अवेलेबल है, कि ए एक्टिविटी को अगर 10 दिन के लिए भी डिले कर दिया जाए तो डेडलाइन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो स्लैक टाइम इन ए इज 10 डेज। तो दिस इज एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। होप कि यहाँ पे आपको जो क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल और स्लैक टाइम का कॉन्सेप्ट वाजे हो चुका होगा। अगर किसी को नहीं है जी, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके जी। अब देखें, ये तो एक छोटी सी डायग्राम्स थी जिनके अंदर 2-2 एक्टिविटीज थी, और उनके लिहाज से हमने बड़ी आसानी के साथ स्लैक टाइम आइडेंटिफाई कर लिया। अब जरा ये बताएं कि ये आपके सामने एक नेटवर्क डायग्राम इस डाटा की आपके सामने आएगी। ये देखें, इसको जरा गौर से देखें, और बल्कि नोटबुक्स आपके पास होंगी, उसके ऊपर ये नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करें। और जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर आइडेंटिफाई किया स्लैक टाइम, जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें आप। और ये नीट एंड क्लीन ये डायग्राम खुली खुली बनाइएगा, क्योंकि हमने साथ साथ कैलकुलेशन करनी है, तो आपको वो चीज़ सही तरीके के साथ 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 प्रैक्टिस भी चल रही है। तो इस डायग्राम के अंदर जरा देखें कि सिर्फ 7 एक्टिविटीज हैं, और इन 7 एक्टिविटीज के ऊपर जाके जरा इनके स्लैक टाइम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। क्या आसानी से कर लेंगे? जरा ट्राई करें, और ये डायग्राम जरा खुली खुली सी नीट एंड क्लीन जरा बनाएं। जो डायग्राम मुकम्मल कर लें वो चैट रूम में जरा बताते जाएं।
अच्छा, ज़रा साथ साथ ज़रा ट्राई करें कि स्लैक टाइम आइडेंटिफाई करना डायरेक्टली जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड पे किया, आसान है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कि मुश्किल आ रही है? ओके जी, होप सो कि सबने डायग्राम ड्रॉ कर ली होगी। तो देखें, जब हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज आ जाती हैं और उसमें एक्टिविटीज का रिलेशनशिप जो है वो किसी न किसी लिहाज से पैरेलल भी चल रहे होते हैं एक्टिविटीज का, और वन आफ्टर द अदर भी चल रहे होते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है डायरेक्टली स्लैक टाइम को आइडेंटिफाई करना, और हमेशा ये खदशा रहता है कि उसमें गलती ना हो जाए या कोई मिस आउट ना हो जाए। तो जब ये सूरत हाल होती है तो फिर हमें एक टेक्निक, प्रॉपर टेक्निक की ज़रूरत होती है कि जिस तरह के जितनी मर्जी एक्टिविटीज़ हों और जिस तरह के मर्जी रिलेशनशिप्स आ जाएं, तो हम आसानी के साथ स्लैक टाइम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसके लिए फिर ये टेक्निक हमारे सामने आती है, उसी के लिए फिर ये सीपीएम एनालिसिस प्रॉपरली डिवाइस किया गया। अब जरा देखेंगे, इस वक्त ये सिर्फ 7 एक्टिविटीज़ हैं, ज़रूरी तो नहीं है हर प्रोजेक्ट के अंदर 7 एक्टिविटीज़ हों, ज़्यादा हो सकती हैं, 70 हो सकती हैं, 700 हो सकती हैं। तो ज़ाहिर है कि फिर जब वो वाली सूरत हाल होगी तो आपको प्रॉपर टेक्निक चाहिए कि जितनी मर्जी एक्टिविटीज़ आ जाएं तो आप एक सही तरीके के साथ और एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सिस्टमेटिकली तौर पर चलते हुए तमाम एक्टिविटीज़ को एक स्लैक टाइम आइडेंटिफाई करने के काबिल हो सके। तो उसके लिए फिर ये टेक्निक बनाई जाती है। अब ये टेक्निक को हम डिटेल के साथ देखेंगे, स्टेप बाई स्टेप देखेंगे कि ये किस तरीके के साथ काम करती है। तो जनाब, सबसे पहली चीज़ तो ये समझें कि ये सीपीएम एनालिसिस करने के लिए आपको क्या क्या इनपुट्स चाहिए, क्या क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं, क्या डाटा चाहिए। तो वो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आपके पास एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और साथ ये नोट कीजिए कि ये चीज़ें कहाँ से आएंगी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। अलाइन दीज थिंग्स कि हमारे पास कौन से इनपुट कहाँ से आएगी। एक्टिविटीज़ हैं तो एक्टिविटीज़ कहाँ से आती हैं, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का लोएस्ट लेवल होता है, वहाँ से एक्टिविटीज़ आएंगी, और इसके लिए हमने पूरा प्रोसेस किया विद द नेम डिफाइन एक्टिविटीज़ का। तो वहाँ से हमारे पास एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सेकेंड इज दी प्रेडिसेसर्स, हर एक्टिविटी के प्रेडिसेसर या उसकी डिपेंडेंसी का पता होना चाहिए। तो ये कहाँ से आएंगी, उसके लिए भी हमने पूरा का पूरा प्रोसेस किया जिसका नाम था सीक्वेंस एक्टिविटीज का। तो सीक्वेंस एक्टिविटीज से हमारे पास प्रेडिसेसर्स आ जाते हैं, डिपेंडेंसीज, रिलेशनशिप्स हमारे सामने आ जाते हैं, तो वहाँ से ये प्रेडिसेसर्स आते हैं। ड्यूरेशन, इसके लिए भी हमने पूरा प्रोसेस किया हुआ है एस्टिमेट ड्यूरेशन का, तो वहाँ से हमारे पास ये ड्यूरेशन आ जाएंगे। तो दीज आर द 3 थिंग्स विच नीडेड टू कंडक्ट द सीपीएम एनालिसिस: एक्टिविटीज, प्रेडिसेसर्स, ड्यूरेशन। जब ये हमारे पास आ जाएंगी तो देन द फर्स्ट स्टेप टू कंडक्ट द सीपीएम एनालिसिस इज टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। ये और से देखें, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज द नेटवर्क डायग्राम, एंड दिस इज द प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। जो इस वक्त नजर आ रहा है, प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो नोड के अंदर होती हैं। एक दूसरा एक और मेथड होता है जिसको एरो डायग्रामिंग मेथड कहते हैं, उसके अंदर एक्टिविटीज हम एरोज के ऊपर ले आते हैं, तो वो एरो डायग्रामिंग मेथड, लेकिन वो ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब यही प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक और नाम दिया जाता है, ये भी नोट कर लें, बाज़ बात ये पूछा जाता है, इसको एक्टिविटी ऑन नोड भी कहते हैं, AON, एक्टिविटी ऑन नोड, प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड या एक्टिविटी ऑन नोड। तो ये नेटवर्क डायग्राम बनी हुई है एक्टिविटी या नोड या प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड को यूज करते हुए। कैसे बनी हुई है, जरा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको गौर से देखें और उसको आपको फॉलो करना होता है व्हाइल ड्राइंग दिस डायग्राम। सबसे पहले तो जनाब आपने एक स्टार्ट नोड लेना है। स्टार्ट नोड एक डमी नोड होगा, इसका ये यानी कि जस्ट एक टाइम पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, जो कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और इसी तरह से एंड पॉइंट भी एक ही होगा। प्रोजेक्ट का स्टार्ट पॉइंट भी एक होता है, उसका एंड पॉइंट भी एक ही होता है। तो ये स्टार्ट पॉइंट हम अपने पास से लेंगे, और साथ देखें इसके साथ ड्यूरेशन लिखी हुई है 0। तो ये एक डमी नोड है जिसकी ड्यूरेशन 0 है, और ये इट इज शोइंग दैट द प्रोजेक्ट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम हियर
यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आप डाटा देखेंगे, डाटा के अंदर जाके आप देखेंगे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके प्रेडिसेसर्स नहीं है। ये जहां जहां जीरो आपको नजर आ रहा है, दीज आर दी एक्टिविटीज विच डू नॉट पोजेस दी प्रेडिसेसर्स। ये स्टार्टिंग एक्टिविटीज हैं, जिनके प्रेडिसेसर्स नहीं होते, ये आपकी शुरू की एक्टिविटीज होती हैं, जहां से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे 3 एक्टिविटीज हैं जिनके प्रेडिसेसर्स नहीं है, ए, बी और ई। तो इनको सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे। तो आप ए को ले लेंगे, ए को आपने रखा, बी को रखा, ई को रखा, और उसके बाद इनके एरो हेड्स लगाएंगे विच विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट एंड टर्मिनेट ऑन द नोड। ए है, इसका प्रेसिडेंस रिलेशनशिप आप इस तरह से देंगे कि स्टार्ट से स्टार्ट करेगा एरो हेड और ए पे टर्मिनेट हो रहा होगा। इस तरह बी के लिए स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, बी पे टर्मिनेट हो रहा है, और इस तरह ई के लिए स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है और ई पे टर्मिनेट हो रहा है। तो ये इन तीनों के प्रेसिडेंस रिलेशनशिप सेट आउट हो जाएंगे। उसके बाद सी एक्टिविटी देखें। सी एक्टिविटी का जो प्रेडिसेसर है ए है। सी को आपने यहाँ पे प्लेस किया और उसके बाद एरो हेड स्टार्ट होगा ए से, क्योंकि ए इज द प्रेडिसेसर ऑफ सी। यहां से स्टार्ट होगा और सी के ऊपर टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद डी है, डी के 2 हैं प्रेडिसेसर, ए और बी। तो डी को देखें, डी को आपने प्लेस किया और उसके बाद एक एरो हेड ए से आएगा और एक एरो हेड बी से आएगा जो टर्मिनेट करेगा डी के ऊपर। तो ये इसका रिलेशनशिप सेट आउट हो जाएगा। उसके बाद एफ आ जाएगा जी। एफ के 3 प्रेडिसेसर्स हैं, सी, डी और ई। तो आप देखें कि एफ को प्लेस किया और उसके बाद एक एरो हेड एक सी से आ रहा है, एक डी से आ रहा है और एक ई से आ रहा है, और वो टर्मिनेट कर रहे हैं एफ के ऊपर। तो इनका प्रेसिडेंस रिलेशनशिप बन जाएगा। आखिर में जी रह गया जी। जी का प्रेडिसेसर एफ है, तो एफ से एरो हेड आ रहा है और जी पे टर्मिनेट कर रहा है। तो ये इसका रिलेशनशिप सेट आउट हो जाएगा। और अब सारी एक्टिविटीज आपकी यहाँ पे प्लेस हो जाती हैं। अब आखिर में ये पॉइंट अच्छे तरीके के साथ ज़हन नशीन कर लें, नोट कर लें, और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है जो कि कमिट हो जाती है। आखिर में जाके जितने आपके ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जिनके सक्सेसर कोई नहीं होते, जैसे यहाँ पे जी है, इसका अब सक्सेसर कोई नहीं है, ये आखिरी एक्टिविटी है, उसको आपने एंड के साथ मिलाना जरूर है। और किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी ना हो, मल्टीपल ऐसी एक्टिविटीज हो। जैसे फर्ज करें ई इज नॉट टर्मिनेटिंग एफ ऑन एफ, बल्कि ई भी आखिरी एक्टिविटी है जिसका सक्सेसर कोई नहीं है। तो जब इसका सक्सेसर नहीं होगा तो ई को भी आप एंड के साथ मिलाएंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आखिर में जाके जब सारी एक्टिविटीज के प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स दे दें, तो आखिर में जितनी एक्टिविटीज ऐसी आपको नजर आती हैं जो लीफ हैं, जिनके सक्सेसर कोई नहीं है, उन सबको आपने एंड के ऊपर टर्मिनेट जरूर करना है। अदरवाइज कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगी या गलत होंगी, उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये पॉइंट को आपने ज़हन नशीन करना है कि आखिर में जितने लीफ नोड बच जाएंगे उन सबको एंड पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट जरूर करना है। तो दिस इज द वे टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। जी यहां तक सबको क्लियर है जी? अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क। ओके जी, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कंडक्ट द सीपीएम एनालिसिस। दैट इज, आप साथ साथ स्टेप्स जो है वो नोट करते चले जाएंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल। जो डाटा अवेलेबल है उसके लिहाज से आप नेटवर्क डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द अर्ली टाइम्स ऑफ ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के अर्ली टाइम हम निकालेंगे। अर्ली टाइम से मुराद क्या है? 2 टाइम हमने निकालने हैं हर एक्टिविटी के। दैट इज द अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश हम हर एक्टिविटी के निकालेंगे। ये अर्ली टाइम क्या है, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश क्या है, अभी हम इसको कंडक्ट करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर शक्ल के अंदर समझ आएगी। तो अर्ली टाइम्स कैलकुलेट करने के लिए ईएस अर्ली स्टार्ट हम कैलकुलेट करेंगे हर एक्टिविटी का, और अर्ली फिनिश करेंगे। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी से इसके को स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज जस्ट अ डमी पॉइंट।
एक पॉइंट है, टाइम पॉइंट है जहां से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसका अगर अर्ली स्टार्ट देखें तो ये ज़रा 0 से स्टार्ट होगा। तो इस वजह से इसको लॉजिकली तौर पे हम देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो अर्ली स्टार्ट इज इक्वल टू 0। अब स्टार्ट के हमने फिनिश पॉइंट पे जाना है, तो जाहिर है कि इसकी ड्यूरेशन को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर ऐड कर दिया जाए इसके ड्यूरेशन को, तो वी विल गेट दी अर्ली फिनिश। और यहाँ पे अर्ली स्टार्ट भी 0 है और इसकी ड्यूरेशन भी 0 है, तो 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा। लिहाजा स्टार्टिंग पॉइंट का अर्ली टाइम्स अर्ली स्टार्ट 0 है और अर्ली फिनिश भी 0 है। अब आगे चले, जरा हम फार्मूला की तरफ अभी आते हैं, पहले जरा थोड़ा सा कंडक्शन कर लें। ए एक्टिविटी को देखें, ए एक्टिविटी इज अगेन द स्टार्टिंग एक्टिविटी। जब भी हमने अर्ली स्टार्ट देखना है किसी भी एक्टिविटी का, तो हम देखेंगे कि उससे पहले कौन सी एक्टिविटी है, उसका प्रेडिसेसर कौन सा है और वो कहां पे खत्म हो रहा है। जाहिर है कि जहां पे जाके वो खत्म होगा वहीं पे जाके करंट एक्टिविटी स्टार्ट हो रही होगी। तो ए एक्टिविटी से पहले जो प्रेडिसेसर है वो स्टार्ट है, और स्टार्ट जो है उसका फिनिश पॉइंट 0 है, तो लिहाजा ए एक्टिविटी भी कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। वैसे भी देखें, डाटा के लिहाज से देखें, ए का प्रेडिसेसर कोई नहीं था, तो ये भी एक स्टार्टिंग एक्टिविटी है, तो लिहाजा ये भी स्टार्ट कहां से होगी, 0 से होगी। इसके फिनिश पॉइंट पे जाना है, तो 0 के अंदर इसकी ड्यूरेशन को ऐड कर दिया जाए, 0 + 5, तो अर्ली फिनिश विल बी इक्वल टू 5। अब फार्मूला की तरफ देखें, तो अर्ली स्टार्ट का फार्मूला जो आज बनता है, तो वो देखें कि क्या है कि अर्ली स्टार्ट इज इक्वल टू मैक्स को फिलहाल छोड़ दें, अर्ली फिनिश ऑफ प्रेडिसेसर एक्टिविटी, उससे पहले एक्टिविटी जो भी आ रही है उसका जहां पे वो फिनिश हो रही है वहीं से करंट एक्टिविटी का स्टार्ट होगा, तो दैट इज अर्ली स्टार्ट। और अर्ली फिनिश क्या है कि अर्ली फिनिश के अंदर इस एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट के अंदर जो आपने कैलकुलेट किया है अभी, उसके अंदर इसकी ड्यूरेशन को ऐड कर दिया जाए, तो आप अर्ली फिनिश पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे एक 5 आता है। अब जरा जल्दी से बाकी एक्टिविटीज को कि भाई अर्ली टाइम्स कैलकुलेट इन फार्मूलाज की बुनियाद पे कर लेते हैं। बी को देखें जी, बी का अर्ली स्टार्ट क्या है, इसका हम प्रेडिसेसर देखेंगे, दैट इज स्टार्ट, और स्टार्ट फिनिश हो रहा है 0 पे, तो इसका अर्ली स्टार्ट 0। इसके अंदर इसकी ड्यूरेशन को ऐड कर दिया, तो अर्ली फिनिश 3। ये साथ साथ अपने नोटबुक के ऊपर कंडक्ट करते चले जाएं, जो डायग्राम आपने बनाई है उसके ऊपर इसी तरीके के साथ लिखते चले जाएं। ई एक्टिविटी को देखें, ये भी इसका भी प्रेडिसेसर स्टार्ट है, तो स्टार्ट 0 के ऊपर फिनिश हो रहा था, तो इसका भी अर्ली स्टार्ट 0 होगा, और अर्ली फिनिश इसके अंदर इसकी ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे, तो 0 + 7 7। सी देखें, सी का प्रेडिसेसर जो है वो ए है, ए खत्म हो रहा है 5 पे, तो लिहाजा इसका अर्ली स्टार्ट भी होगा 5। 8 is the duration of this activity, तो 5 + 8 13 is the early finish of this activity। डी देखेंगे, अब जरा यहाँ पे जरा ध्यान के साथ आपने देखना है, क्योंकि डी के जो प्रेडिसेसर्स हैं वो 2 हैं, ए भी है और बी भी है। ए खत्म हो रहा है 12 पे, सॉरी ए खत्म हो रहा है 5 पे, और बी खत्म हो रहा है 3 पे। अब यहाँ पे वो ये मैक्स वाली सिचुएशन को समझ लें कि क्या होगा कि डी एक्टिविटी तब स्टार्ट होगी जब ये ए और बी दोनों एक्टिविटीज फिनिश हो चुकी होंगी, और ये तब फिनिश होंगी जब इनमें से जिसका मैक्सिमम फिनिश है वो पहुंचेगा। वहां तक हम पहुंचेंगे तो तब ये सारी एक्टिविटीज मुकम्मल हो चुकी होंगी। दैट इज व्हाई वी टेक द मैक्सिमम ऑफ द प्रेडिसेसर्स व्हेन वी हैव मल्टीपल प्रेडिसेसर्स। जब भी किसी एक एक्टिविटी के एक से ज्यादा प्रेडिसेसर्स होंगे तो उनमें फिनिश पॉइंट चूज करते हुए हम मैक्सिमम लेंगे, ताकि सारी की सारी एक्टिविटीज मुकम्मल हो चुकी हों और तब करंट एक्टिविटी स्टार्ट की जा चुकी हो। तो लिहाजा इसमें से ए एक्टिविटी का अर्ली फिनिश 5 है, बी एक्टिविटी का अर्ली फिनिश 3 है, तो 5 इज द मैक्सिमम, दैट इज व्हाई अर्ली स्टार्ट इज टेकन एज 5 फॉर डी एक्टिविटी। इस वजह से इसको 5 लिया गया। जी ये पॉइंट सबको समझ आया जी कि हम मैक्सिमम क्यों लेते हैं? अगर किसी को नहीं ये समझ आया तो ही कैन आस्क, ही और शी कैन आस्क। मेरी उन स्टूडेंट से गुजारिश होगी कि जो जिनको ये सीपीएम एनालिसिस आता है और ऑलरेडी वो कर चुके हैं, वो इनपुट अभी फिलहाल ध्यान दें, ताकि जो उनको नहीं आता है या जिनको कन्फ्यूज हैं वो मजीद कन्फ्यूज ना हो। और जिनको आता है वो जरा रिवाइज करें। आई होप सो कि बहुत सारी चीजें आगे जाके आप देखेंगे कि आपके लिए जिनको आता भी है उनके लिए नहीं होंगी।
क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ओके जी, अब हम वापस चलते हैं। तो ये हमारे पास डी का है, अर्ली टाइम्स आ गए जी। अब जरा एफ को देखें जी। एफ के प्रेडिसेसर 3 है, सी, डी और ई। सी का अर्ली फिनिश 13 है, डी का अर्ली फिनिश 12 है, ई का अर्ली फिनिश 7 है। तो हम इसमें से मैक्सिमम लेंगे एंड मैक्सिमम इज द 13। तो अर्ली स्टार्ट ऑफ एफ इज 13, 13 प्लस 4 इज 17। उसके बाद जी आ गया जी। जी का प्रेडिसेसर एफ है, एफ का फिनिश हो रहा है 17 पे, तो ये 17 इसका अर्ली स्टार्ट आ गया और 17 प्लस 5 इज इक्वल टू 22। तो वो है जी का अर्ली फिनिश 22 आ गया। आखिर में एंड एक्टिविटी आ गई जी। एंड का प्रेडिसेसर सिर्फ जी है और इसका अर्ली फिनिश 22 है, तो 22 आ गया। इसकी ड्यूरेशन 0 है, तो 22 प्लस 0 इज इक्वल टू 22। तो 22 इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पहुंचते हुए हमारे पास जो अर्ली टाइम्स हैं वो तमाम एक्टिविटीज के कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप आएगा, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द लेट टाइम्स ऑफ ईच एक्टिविटी। अब हम हर एक्टिविटी के लेट टाइम्स कैलकुलेट करेंगे और लेट के अंदर भी इस तरह से दो एट्रीब्यूट्स होंगे, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। और ये काम करने के लिए हम बैकवर्ड वॉक चलेंगे, हम एंड से स्टार्ट करेंगे और फिर स्टार्ट तक पहुंचेंगे। अब एंड के ऊपर देखें जी, लेट टाइम से लेट फिनिश और लेट स्टार्ट को देखेंगे तो एंड पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, दैट इज द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसके अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश हम कंप्लीट कर चुके हैं। अर्ली फिनिश 22 आया, इससे आगे नहीं हम जा सकते, जो मर्जी कर ले नहीं जा सकते। तो लिहाजा लेट फिनिश भी क्या होगा, वो भी 22 ही होगा, क्योंकि इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते। तो याद रखने के लिए याद रखें कि एंड के ऊपर जाके जब हम लेट टाइम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले लेट फिनिश हमने वही कर लेना है जो अर्ली फिनिश होगा, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट, सेम पॉइंट है फॉर द लेट टाइम एंड द अर्ली टाइम इन द फॉर्म ऑफ फिनिश। फिनिश के लिए ये दोनों सेम होंगे, तो लिहाजा लेट फिनिश विल बी इक्वल टू अर्ली फिनिश एंड दैट इज 22। अब इस एक्टिविटी के लेट स्टार्ट को हमने कैलकुलेट करना है, तो इसके लेट फिनिश में से इसकी ड्यूरेशन को निकाल दें तो आप लेट स्टार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे ड्यूरेशन इतवार से है ही 0। तो 22 माइनस 0 इज इक्वल टू 22। तो लिहाजा आखिर में जाके लेट स्टार्ट भी 22 होगा। ओवरऑल आप ज़हन में रख सकते हैं कि जो एंड पॉइंट है उसके अर्ली टाइम और लेट टाइम जो है वो सेम होंगे, जो अर्ली टाइम्स होंगे वही लेट टाइम्स होंगे। और ये लॉजिकल है क्योंकि ये दिस इज द एंड पॉइंट, इससे आगे नहीं आप जा सकते। आप देखें जी, जी को, जी के लेट टाइम देखना है तो आपने पहले लेट फिनिश को देखना है। वजह क्या है, क्योंकि लेट जी और एंड को देखें, जी और एंड, जी का सक्सेसर एंड है। जहां पे एंड स्टार्ट होगा, जहां से इसका लेट स्टार्ट है, वहीं पे जाके जी का लेट फिनिश है। दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन जी एंड एंड पॉइंट। तो इस वजह से उसको हम यूज करेंगे, क्योंकि एंड का लेट स्टार्ट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वही जी का लेट फिनिश होगा। फॉर्मूला देखें जरा जाके, मिनिमम को भी छोड़ दे, लेट स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी, लेट फिनिश इज इक्वल टू लेट स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी। तो जी का सक्सेसर एंड है, एंड का स्टार्ट कहां से, लेट स्टार्ट कहां से हो रहा है, 22 से, तो लिहाजा जी का लेट फिनिश भी क्या होगा, 22। अब इसका लेट स्टार्ट निकालना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसके लेट फिनिश में से इसकी ड्यूरेशन को निकाल दें तो यू विल एट द पॉइंट ऑफ लेट स्टार्ट एंड 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 70। फॉर्मूला देखें कि लेट स्टार्ट इज इक्वल टू लेट फिनिश ऑफ करंट एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन ऑफ करंट एक्टिविटी। उसी एक्टिविटी की ड्यूरेशन को निकाल दिया जाए उसके लेट फिनिश में से, तो यू विल गेट द लेट स्टार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। अब जनाब एफ को देखें, आप फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड द फार्मूलाज एंड आल्सो द कैलकुलेशंस। एफ का सक्सेसर कौन है जी, जी। जी स्टार्ट कहां पे हो रहा है, 17, तो लिहाजा इसका लेट फिनिश क्या होगा, 17, और 17 में से 4 को निकाल दिया जाएगा तो 30। एफ को हमने देख लिया जी। उसके बाद जरा डी को देखें, डी का सक्सेसर एफ है, एफ का लेट स्टार्ट 13, तो लिहाजा इसके भी लेट फिनिश 13 होगा। 13 में से 7 निकाल देंगे तो लेट स्टार्ट 6 आ जाएगा।
सी को देखें जी, सी का जो है सक्सेसर एफ है, एफ का लेट स्टार्ट 13 है, तो लिहाजा इसका लेट फिनिश भी 13 होगा। 13 में से इसकी ड्यूरेशन 8 निकाल देंगे तो लेट स्टार्ट 5 आ जाएगा। ई को देखें जी, ई का सक्सेसर एफ, एफ का लेट स्टार्ट 13, तो लिहाजा इसका भी लेट फिनिश 13 आ जाएगा। 13 में से 7 निकालेंगे, इसकी ड्यूरेशन निकाल देंगे तो लेट स्टार्ट 6 आ जाएगा। बी को देखें जी, इसका सक्सेसर डी है, डी को देखें कि इसका अर्ली स्टार्ट जो है सॉरी लेट स्टार्ट जो है वो 6 है, तो लिहाजा इसका भी लेट फिनिश 6 होगा और इसकी ड्यूरेशन इसमें से निकाल देंगे 6 - 3, तो लेट स्टार्ट 3 आ जाएगा। अब देखें जनाब ए, एंड नाउ द फर्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन इज गोइंग टू कम। अब देखें जनाब ए के 2 हैं हमारे पास सक्सेसर, सी भी है और डी भी है। अब यहाँ पे इत्फाक की बात है कि लेट स्टार्ट जो है वो सी का भी 5 है और सॉरी इसका 5 है और डी का जो है वो लेट स्टार्ट 6 है। और यहाँ पे जब मल्टीपल आ जाते हैं तो फार्मूला में कह रहे हैं कि ये मिनिमम लेंगे हम। अब जरा क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, और इस क्वेश्चन के क्योंकि इसके साथ प्राइस एसोसिएटेड है तो इसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं, कोई थोड़ा सा प्रोटोकॉल है, वो जरा सुन लें और तैयार हो जाए ये आप उस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। पहली चीज ये है कि मैं क्वेश्चन पोज करने के बाद आपके पास 10 सेकंड होंगे सोचने के लिए, वो काउंटर साथ चल रहा होगा। उसके बाद जो भी सबसे पहले अपना माइक ऑन करके बताएगा, पहले जो 3 बताएंगे उनके पास ये चांस होगा कि वो आंसर दे सकें जो, और उनमें से जो जिसका आंसर सब सही होगा उसको 500 रुपीज का इनाम मिलेगा। क्वेश्चन को सुन लें जी, उसके बाद इमीडिएटली क्वेश्चन के एंड होने के साथ ही गौर से सुन लीजिएगा, इसको कोई रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि प्राइस एसोसिएटेड है तो ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। और जैसे ही क्वेश्चन एंड होगा तो काउंटर स्टार्ट हो जाएगा 10 सेकंड का, 10 सेकंड के आपको सोचने के लिए होंगे। क्वेश्चन सिंपल सीधा साधा से है कि लेट फिनिश को कैलकुलेट करते हुए सक्सेसर एक्टिविटी का लेट स्टार्ट मिनिमम ही क्यों लेंगे, उसकी लॉजिकल रीजनिंग चाहिए। The question is, what is the logical reasoning to take the minimum among the late start of the successor activities? Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जो बताना चाह रहे हैं जनाब वो अपना माइक ऑन करें और बताएं। मोहम्मद अहमद आप बताना चाह रहे हैं तो बताएं, या फिर माइक ऑन ऑफ कर दें। सर ताकि जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है वो सक्सेसर एक्टिविटी से पहले ना स्टार्ट हो जाए। दोबारा जरा बताइए, क्लियर आवाज नहीं आई। सर जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है वो सारी सक्सेसर एक्टिविटीज के नेक्स्ट जी। सर जो मैंने सर हमारी ये कोशिश होती है कि जो एक्टिविटी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जितनी जल्दी पॉसिबल उतनी जल्दी स्टार्ट की जाए। मतलब अगर 3 प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं और जो सबसे पहले ख़त्म हो गई है तो हम उसके बाद उसको स्टार्ट कर सकें अपनी एक्टिविटी को। अभी नेक्स्ट जी। सर एलिस जिनका कम होगा उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, तो अगर उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसको करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा जी, चले ये तीनों आंसर्स नहीं है जी। और कोई अगेन एक चांस मजीद दिया जाता है जी, मजीद कोई बताना चाहिए। सर वालेकुम सलाम। सर लेट स्टार्ट हम इसलिए किसी एक्टिविटी का कैलकुलेट करते हैं ताकि हम ये डिटरमिन कर सकें कि वो एक्टिविटी कब मतलब कितनी डिले हो सकती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वो डिले नहीं हो सकती।
तो सर ये सक्सेसर एक्टिविटी है, तो अभी इसकी प्रीडिसेसर का हमें चेक करना है। तो सर हम एलएस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम एलएस मैक्सिमम लेंगे तो क्योंकि जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी उन्होंने सक्सेसर एक्टिविटी में प्रीडिसेसर एक्टिविटीज के बाद ही चलना है। अगर हम जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी का लेट स्टार्ट है वो हम किसी मैक्सिमम वाले का ले लेंगे, मिनिमम वाले का नहीं लेंगे सक्सेसर से, तो जो बाकी एक्टिविटीज है वो डिले हो जाएंगी, उनका लेट स्टार्ट जो है वो खत्म, मतलब नहीं होगा, उस पर लेट स्टार्ट में वो शुरू नहीं हो सकेंगे, इसलिए मिनिमम लेते हैं। ओके जी, ले जी मेरे लिए 500 बच गए हैं। देखिए अच्छा जी, आई वांट टू टेक द कॉन्सेप्ट फ्रॉम ज़कवान जरा आप जरा बताएं आपके जहन में क्या आ रहा है, लेकिन अब प्राइस खत्म हो चुका है, लेकिन आप जरा बताएं आपके जहन में क्या आ रहा है। सर जो सक्सेसर एक्टिविटी है उसका जो है हम जो लेट स्टार्ट है वो इसलिए हम मतलब प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ में मिनिमम इसलिए लेंगे क्योंकि सर हमने स्लैग मिनिमम से मिनिमम रखना है। तो इन केस अगर हम जो है वो उस एक्टिविटी का अगर हम लेट स्टार्ट लेंगे जो मैक्सिमम होगा तो सर हमारा स्लैग जो है इंक्रीज हो जाएगा, पाथ निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान में रखें, ये जो स्लैग है ना, ये एट द मोमेंट व्हाइल वी कैलकुलेटिंग दिस स्लैग ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस तरह का आपका नेटवर्क बना हुआ है, जिस तरह की ड्यूरेशंस हैं, जिस तरह की प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स हैं, ये उसके लिहाज से निकलेगा, हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैनिपुलेट करना था वो जब डाटा आप इकट्ठा कर रहे थे, जब आप सीक्वेंस रिलेशनशिप्स दे रहे हैं तो उस वक्त उसको इस तरह से एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करें। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, इस तरह से आप सीक्वेंस रिलेशनशिप्स लें कि आपका मैक्सिमम स्लैक टाइम निकले, यहाँ जहाँ नहीं निकालना चाहते मिनिमम निकले, तो वो टाइम गुजर गया। अब तो हम कंडक्ट कर रहे हैं, अब तो हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा वो निकलेगा, जो वहाँ पे एग्जिस्ट अब कर गया हुआ है वो हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है एक तरीके के साथ। अच्छा जी, अब जरा देखें कि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ चीजें पार्शली बताई गई हैं लेकिन टोटली एक बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आंसर नहीं दिया गया, तो उसको जरा आप जरा क्लियर कर लें। जरा ये चीज देखें, जरा ए एक्टिविटी है, इसका हमने निकालना है जी लेट फिनिश, और हमारे पास दो सक्सेसर हैं सी और डी। सिर्फ इतना हिस्से को हम निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास ये सिचुएशन आती है। ये ए एक्टिविटी है, इसका हमने लेट फिनिश निकालना है, आगे दो सक्सेसर हैं सी और डी। सी का लेट स्टार्ट 5 है, डी का लेट स्टार्ट 6 है। देखें प्रोजेक्ट जो चलता है ना वो फॉरवर्ड वॉक में चलता है, आगे की तरफ चलता है, और आपने सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है इस चीज के ऊपर कि आपने करंट एक्टिविटी का लेट फिनिश निकालना है, और किस बुनियाद पर निकालना है, सक्सेसर एक्टिविटी के लेट स्टार्ट की बुनियाद पे, जितने भी सक्सेसर्स हैं उनके लेट स्टार्ट की बुनियाद के ऊपर। बाकी चीजों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना कि ए का जनाब लेट स्टार्ट क्या होगा, सी का जो है वो लेट फिनिश क्या होगा, डी का लेट फिनिश क्या होगा, इनके स्लैक टाइम क्या होंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस चीज पे कंसंट्रेट करें कि सी है और डी है, इसका सी का लेट स्टार्ट 5 है, डी का लेट स्टार्ट 6 है, और ए का हमने लेट फिनिश निकालना। सिर्फ इस चीज पे बुनियाद पे आप देखें। अब इसकी बुनियाद पे देखें तो प्रोजेक्ट आपका आगे की तरफ चलना है, तो जब आगे की तरफ चलना है तो पहले 5 आएगा कि 6 आएगा? पहले ज़ाहिर है 5 आएगा। लेट स्टार्ट के लिहाज से देखें सी पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद डी है, डी आएगा। तो अगर आप अब जरा समझने के लिए जरा इसको उल्ट जरा चलें कि अगर हम मैक्सिमम ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 है ना सक्सेसर, फर्ज करें 2 नहीं है 20 है, और 20 के अंदर आप मैक्सिमम को लेते हैं और 20वें सक्सेसर का 20 है और उसी को ले लेते हैं, तो जो शुरू के जितने भी एक्टिविटीज आ रही हैं उन सब के स्टार्ट आप मिस आउट कर देंगे अगर आप मैक्सिमम लेंगे। लेकिन अगर आप मिनिमम लेते हैं, जैसे इन दो को सिर्फ देखें तो सी को आप कब जो है वो मिनिमम है, डी का उसके बाद आ रहा है, तो इसको जब आप लेट स्टार्ट 5 ले लेंगे तो 6 ने तो 5 के बाद आना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस वजह से हम मिनिमम लेते हैं ताकि तमाम के तमाम सक्सेसर एक्टिविटीज के जो स्टार्ट हैं वो इनकॉर्पोरेट हो सके, वो इन्वॉल्व, उनकी पार्टिसिपेशन हो सके। अगर आप मैक्सिमम लेंगे तो सिर्फ एक का की पार्टिसिपेशन आएगी जो मैक्सिमम होगी, और उससे पहले वाले कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे पास उनके फिगर आउट ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, और वो उसको गलत कर देगा और कैलकुलेशंस भी गलत हो जाएंगी। तो और दूसरा कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट लेने हैं, कहाँ से जाके स्टार्ट हो रही हैं एक्टिविटीज, उसकी बुनियाद के ऊपर ए का फिनिश पॉइंट हमने डिसाइड करना है। तो इस वजह से आप मिनिमम को लेते हैं क्योंकि उसके बाद ये एक्टिविटी ने फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाना है,
और अगर आप मैक्सिमम ले लेंगे तो जाहिर है कि वो तो बड़ी बाद में आएगा, और एक को आप उतनी देर वेट करवाते फिरेंगे कि जनाब ये कहाँ पे आएगा, हालांकि उससे पहले एक्टिविटीज ये सारी की सारी स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर वो डिपेंड कर रहा है तो डिपेंड इसी वजह से कर रहा है कि ये एक्टिविटी खत्म होगी तो ये स्टार्ट होनी चाहिए, और ये खत्म ही नहीं हो रही और इसको आपने स्टार्ट कर लिया तो ये तो गलत हो जाएगी। ये वाली जो मैक्सिमम वाली है उसको स्टार्ट कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से अब दोबारा सुन लें कि हम इस वजह से मिनिमम लेते हैं ताकि तमाम सक्सेसर एक्टिविटीज के स्टार्ट इनकॉर्पोरेट हो सकें और सही तरीके के साथ हम ए और उसके सक्सेसर एक्टिविटीज के डिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स को इनकॉर्पोरेट कर सकें। अगर नहीं करेंगे तो आप सिर्फ एक आखिरी जो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टार्ट है उसको सिर्फ इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे और बाकियों की इनकॉर्पोरेशन नहीं आ रही होगी। तो ये थी रीजन जनाब टू टेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ लेट स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी। जी जनाब समझ आइए जी इससे कॉन्सेप्ट की। ओके जी, एक और आगे क्वेश्चन आएगा जी थोड़ी देर के बाद, मजीद आएगा, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा जी। उसके साथ भी कैश प्राइस एसोसिएटेड होगा। तो जनाब ये फिर इस वजह से ए का जो लेट फिनिश है वो 5 आ जाएगा क्योंकि उसमें मिनिमम वैल्यू हम ले लेंगे। आखिर में जनाब स्टार्ट एक्टिविटी रहेगी, इसका लेट टाइम देखें, इसके एक सक्सेसर 3 है, यहाँ पे आपको मजीद समझ आ जाएगी। ए का देखें लेट स्टार्ट 0 है, बी का लेट स्टार्ट 3 है, ई का लेट स्टार्ट 6 है, तो मिनिमम 0 है, तो स्टार्ट का लेट फिनिश 0 आएगा और इसकी ड्यूरेशन भी 0 है, तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0। और ये एक पड़ताल का भी पॉइंट होता है कि जब स्टार्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी जाके आपके जो अर्ली टाइम्स हैं और लेट टाइम्स हैं वो 0 आने चाहिए। अगर ये 0 नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपने गलती की हुई है, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो अगर 0 आ जाते हैं तो यू हैव द सेटिस्फैक्शन दैट द कैलकुलेशंस आर राइट। तो ये जनाब तीसरा स्टेप हो गया, हमने लेट टाइम्स ही कैलकुलेट कर लिया। तो जब अर्ली टाइम्स और लेट टाइम्स हमारे पास आ जाते हैं तो नाउ वी कैन कैलकुलेट दी स्लैक टाइम इजीली। अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो स्लैक टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा, दो कॉन्सेप्ट्स को हमें देखना होगा। स्लैक दो किस्म के होते हैं जी, एक को हम टोटल स्लैक कहते हैं और दूसरे को हम फ्री स्लैक कहते हैं। पहले टोटल स्लैक को देखते हैं कि जो कॉमनली यूज किया जाता है, टोटल स्लैक इज कॉमनली यूज। फ्री स्लैक जो है वो जरूरत की बुनियाद पे इस्तेमाल किया जाता है या निकाला जाता है। तो पहले टोटल स्लैक को देखें। टोटल स्लैक जो होता है ये कॉमन वही कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू के अंदर, कि ये वो स्लैक टाइम होता है जिसकी वजह से किसी एक्टिविटी की वो ड्यूरेशन होती है जिसके लिए अगर डिले दिया जाए तो डेडलाइन पे कोई असर ना पड़े। टोटल स्लैक इज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी फॉर विच इफ इट इज डिलेड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्रोजेक्ट्स डेडलाइन। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, बल्कि कॉमन कॉन्सेप्ट इस वक्त आप काफी स्टूडेंट्स आई थिंक सो वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि टोटल स्लैक इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द लेट टाइम एंड अर्ली टाइम। ये लेट टाइम और अर्ली टाइम का डिफरेंस है। चाहे आप लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश निकाल दें या लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट निकाल दें, दैट विल बी द टोटल स्लैक एंड द आंसर विल बी द सेम बाय यूजिंग दीस टू फार्मूलाज। निकाल के देखते हैं जी, साथ साथ आप भी निकाल के देखें। स्टार्ट का देखें जी, लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट 0 - 0 0, लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश 0 - 0 0। ए को देखें अगेन 0 लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट 0 - 0 0 5 - 5 0। बी को देखें लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट 3 - 3 3 6 - 3 3। सी को देखें लेट स्टार्ट 5 अर्ली स्टार्ट 5 5 - 5 0 13 - 13 0। डी को देखें 6 - 5 1 13 - 12 1। बाकी एक्टिविटीज तीनों को भी देखें, इनका 0 आएगा, वेरीफाई कर लें। ई का देख लें 6 - 0 6 13 - 7 6। तो दिस इज दी टोटल स्लैक। सारे तरह आप कैलकुलेट करके देखें, लिखें।
ये टोटल स्लैक की समझ आई है जी? अब जरा देखें, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस डायग्राम का। तो इसके अंदर जरा देखें कि स्टार्ट एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी है, सी एक्टिविटी है, एफ एक्टिविटी है, जी एक्टिविटी है और एंड है। ये ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनका सिलेक्ट टाइम 0 है, एंड दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज। और ये मिल के जो पाथ बना रही हैं कि स्टार्ट, ए, सी, एफ, जी, एंड, तो इस पे सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल है। दिस इज द क्रिटिकल पाथ ऑफ दिस डायग्राम, यानी कि डायग्राम का वो पाथ जिसके ऊपर सारी की सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल हों, वो पाथ क्रिटिकल पाथ कहलाता है। और ये सबसे लंबा पाथ होता है। इसकी यानी कि लेंथ अगर आप कैलकुलेट करें इस पाथ की, ए, सी, एफ, जी की, तो जरा देखें, ए की ड्यूरेशन 5 है, सी की ड्यूरेशन 8 है, तो 8 और 5 13, एफ की ड्यूरेशन 4 है, 13 और 4 17, और जी की ड्यूरेशन 5 है, 17 प्लस 5 22, और 22 ही इसकी डेडलाइन है। जितनी डेडलाइन होगी वही इसकी क्रिटिकल पाथ की लेंथ होगी। बाकी जितने भी पाथ हैं वो क्रिटिकल पाथ नहीं है। बस देखिए जरा, ए है, उसके बाद डी, एफ, जी, ए, डी, एफ, जी, इसकी लेंथ देखें 5 और 7 12, 4 16, 16 और 5 21, और इसमें एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी आ रही है। दिस इज नॉन क्रिटिकल पाथ, यानी कि कोई भी ऐसा पाथ जिसके ऊपर एक या एक से ज्यादा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आ जाए वो नॉन क्रिटिकल पाथ बन जाता है, चाहे उसके अंदर क्रिटिकल एक्टिविटीज हो। जैसे इसके अंदर एफ और जी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, लेकिन ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी आ गई है तो ये एक नॉन क्रिटिकल पाथ है। इसी तरीके से बी, डी, एफ, जी, 7 और 3 10 और 4 14 और 5 19, ये भी एक बी, डी, एफ, जी, एंड ये पाथ भी एक नॉन क्रिटिकल पाथ है। और चौथा पाथ आ रहा है जी, ई, एफ, जी, 7 और 4 11, 11 और 5 16, तो इसकी भी लेंथ 22 से कम है। ये भी एक नॉन क्रिटिकल पाथ है क्योंकि इसमें ई एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। अच्छा, इसमें ये एक चीज को भी ज़हन में रखिएगा कि जितने पाथ बन रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ जो लॉन्गेस्ट पाथ है या क्रिटिकल पाथ है सिर्फ वो फॉलो करना है और वो प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। ये सारी एक्टिविटीज आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा है, करने सारे ही हैं। इसी वजह से कहा था कि सीपीएम का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो मकसद है दैट इज जस्ट टू आइडेंटिफाई द स्लैक टाइम। स्लैक टाइम हमने आइडेंटिफाई करनी है, एक्टिविटीज हमने सारी करनी है, पाथ हमने सारे के सारे कंडक्ट करने हैं, सारे चलाने हैं, और उसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। स्लैक टाइम का एडवांटेज ये है कि अब हमें पता लग गया कि हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी हैं और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी हैं। उनको डील करना अब आसान हो जाएगा क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनको बड़े ध्यान से किया जाएगा, उन पर रिसोर्सेज अच्छे लगाए जाएंगे, उनको अच्छी इन्वायरमेंट दी जाएगी, क्योंकि उनमें डिले नहीं हम दे सकते, कोई कुशन अवेलेबल नहीं है। उनके अंदर थोड़ा सा भी डिले आ गया तो डेडलाइन मुतासर होगी, तो लिहाजा उनको अब हम केयर कर सकते हैं, एडवांस में हमें पता लग गया। और जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज उन्होंने स्लैक टाइम अवेलेबल है वो हम यूज कर सकते हैं एज अ वेपन, कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे जाके प्रोजेक्ट के अंदर डिलेज आ रहे हैं तो ये हमारे पास एक तरह का वेपन होगा टू री एड्रेस या री प्लान द प्रोजेक्ट, रीस्केड्यूल द प्रोजेक्ट, तो उनको हम इस्तेमाल करके उनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से स्लैक टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इस वजह से फिर हमें ये बहुत बड़ी आसानी के साथ चीज़ों को करना बन जाता है, हम कर सकते हैं। तो ये था जनाब टोटल स्लैक। अब सेकंड टाइप ऑफ स्लैक की तरफ आते हैं, दैट इज नोन एज द फ्री स्लैक। फ्री स्लैक के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, एक तो वही है जो कि टोटल स्लैक वाली है, जैसे यहाँ पे आपको नजर भी आ रही है कि फ्री स्लैक इज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी फॉर व्हिच इफ इट इज डिलेड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्रोजेक्ट्स डेडलाइन। दूसरी कंडीशन है जो कि असल में फ्री स्लैक को फ्री स्लैक बनाती है, जो कि इसको डिस्टिंग्विश करेगी टोटल स्लैक से। अब ध्यान से जरा देखिए, समझिएगा, और अगेन क्वेश्चन आने वाला है, चैलेंजिंग क्वेश्चन आने वाला है। जरा देखिए क्या समझ आती है आपको कि इट इज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी फॉर विच इफ इट इज डिलेड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द स्टार्ट ऑफ इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। ये हमारे पास वो स्लैक टाइम होगा कि पहली बात तो ये है कि ये वो स्लैक टाइम होगा जिससे डेडलाइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और दूसरी इसके अंदर ये होगी कि जो जिस एक्टिविटी का कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रंट एक्टिविटी, उसके बाद जो सक्सेसर एक्टिविटीज आ रही है या ज्यादा आ रही है, उनके स्टार्ट के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वो जितने स्टार्ट उनका है उसी पे वो स्टार्ट हो, वो जो ड्यूरेशन बीच में आ रही है उसको फ्री स्लैक कहते हैं। फॉर्मूला जरा देखिए, मिनिमम ऑफ ES ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी, मिनिमम को छोड़ दें फिलहाल,
अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी, फर्ज करें बी है, बी का आपने फ्री स्लैक कैलकुलेट करना है, आप सक्सेसर एक्टिविटी देखेंगे, सक्सेसर यहाँ पे क्या है, डी, डी है, तो डी के अर्ली स्टार्ट को आप देखेंगे, इसके अर्ली स्टार्ट को, और बी जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अर्ली फिनिश को, जरा देखें ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, बी जहां पे जाके खत्म हो रहा है और डी जहां से जाके स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन बी एंड डी. If there is a difference between the ending point of B and the starting point of D, it means that free slack is available. And if the difference is 0, it means that there is no free slack available. अब यहाँ पे जरा देखें D कहाँ पे जाके स्टार्ट हो रहा है 5 पे, और B कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है 3 पे, तो 5 minus 3 2, तो free slack of B is 2. इस 2 का मतलब क्या है, इसका 2 का मतलब यह है कि अगर 2 दिन के लिए बी को हम डिले देते हैं तो ना ही डेडलाइन 22 दिन के ऊपर कोई असर पड़ेगा और ना ही डी का जो अर्ली स्टार्ट 5 है उस पर असर पड़ेगा. 2 दिन के लिए बी को डिले दे दिया जाए तो डी अपने टाइम पे स्टार्ट होगा और डेडलाइन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर 3 दिन के लिए डिले देते हैं तो डेडलाइन के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डी का स्टार्ट एक दिन आगे चला जाएगा, क्योंकि इसका टोटल स्लैक 3 है और फ्री स्लैक 2 है. जो 2 तक अगर देते हैं तो डी का स्टार्ट भी अपने टाइम पे होगा और डेडलाइन पे भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 देते हैं तो डेडलाइन पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन डी का स्टार्ट एक दिन आगे चला जाएगा. सो दिस इज द फ्री स्लैक. जी समझ आइए जी इसकी कि फ्री स्लैक क्या है. अगेन जी, नाउ द क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन जी, और अब मैं तो कर रहा हूं कि अब कोई ना कोई आंसर दे देगा. मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि 500 रुपए आप ले जाएं, तो अब जरा, अब मेरा वैसे भी आंसर दे देना चाहिए. क्वेश्चन है जनाब कि इसी फ्री स्लैक के अंदर ये जो मिनिमम ऑफ अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी यूज की गई है, इसमें मिनिमम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हाट इज द लॉजिकल रीजनिंग टू यूज दिस मिनिमम. अगेन 10 सेकंड्स आर देयर, टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जी जनाब, जो आंसर देना चाहे अपना माइक ऑन कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग देख रहे होते हैं कि उसके नेक्स्ट जो एक्टिविटी जिसने स्टार्ट होना है उसके और जो हमारी एक्टिविटी खत्म हो रही है उनके दरमियान कितना टाइम है, वही फ्री स्लैक टाइम होगा. फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है जो एक बी एक्टिविटी है जिसने ए के बाद स्टार्ट होना है, और वही बी जो एक्टिविटी है ना, बाकी जितनी एक्टिविटीज है ना, सबसे मिनिमम टाइम उसी का ही है कि जिसने सबसे पहले स्टार्ट होना है. तो उसके स्टार्ट टाइम और एक एक्टिविटी है उसके स्टार्ट टाइम के अंदर डिफरेंस देखें, उसके एंडिंग टाइम के अंदर डिफरेंस देखेंगे. अच्छा जी, कोई और जी. सर हम इसलिए मिनिमम देख रहे हैं कि हमने वो वाला टाइम निकालना है इमीडिएट जो सक्सेसर एक्टिविटी है ना उसका, क्योंकि जो हमारे पास फ्री फ्लैग है वो वही हो सकता है जो हमारी सबसे आने वाली सबसे करंट एक्टिविटी और हमारी जो मौजूदा एक्टिविटी के दरमियान फर्क है. सर इससे ये भी हो सकता है कि अगर हम मिनिमम की जगह मैक्सिमम उठाते हैं तो उससे ये तो होगा कि हमारी जो मैक्सिमम वाली एक्टिविटी है वो डिले नहीं होगी, लेकिन जो हमारी मिनिमम वाली एक्टिविटी है वो उसकी वजह से डिले हो सकती है. अगर हमारे ए के बाद बी और सी दोनों जो है वो उसकी सक्सेसर एक्टिविटीज हैं और सी का अर्ली स्टार्ट जो है वो लेट है, हम अगर हम उस पर डिपेंड करेंगे तो प्रोबेबली जो हमारा बी है हम उसको लेट कर सकते हैं. इस वजह से हमें फ्री स्लैक के लिए ऐसी कंडीशन चाहिए कि हमारी सक्सेसर एक्टिविटीज भी लेट ना हो, तो हमें मिनिमम उठाना इसलिए. माशाल्लाह जी, मैं अपने आप को मुबारकबाद दे सकता हूँ कि जनाब मेरा फिर 500 बच गया. जनाब अली, इस क्वेश्चन का भी सेम आंसर है जो कि हमने ये लेट फिनिश को कैलकुलेट करते हुए मैक्स वहां पे मिनिमम को लिया, सेम आंसर है.
अब ये आंसर के ऊपर जरा गौर करें, जो मैंने आंसर दिया है, क्या इससे आपको लगता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था देने का? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था सेम कंडीशंस आ रही हैं, सेम पोजीशन आ रही है, आप में से कोई ना कोई, कितने इस वक्त ऑनलाइन 71 पीपल हैं, 70 कर ले मुझे निकाल के, तो 70 में से मेरा ख्याल था कि और कोई नहीं, 5 6 10 स्टूडेंट्स को तो ये आंसर देना चाहिए कि सेम आंसर है वही जो पहले वाले का। देखें वही पोजीशन, व्हाट यू आर सीइंग, स्टार्ट टाइम आप देख रहे हैं, स्टार्ट टाइम की बुनियाद पे अगर मल्टीपल सक्सेसर आ जाते हैं तो आपको मिनिमम लेना चाहिए कि मैं भूल जाए बाकी सारी चीजों को, सिर्फ आपने ये देखना कैलकुलेशन फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फार्मूले को देखें, कंडीशंस को देखें, तो क्या ध्यान में आता है? इसको जरा देखें, ये सिचुएशन है, तो फर्ज करें 3 सक्सेसर्स हैं, जरा इसको समझिएगा, 3 सक्सेसर्स हैं, फर्ज करें, और एक्स का हमने फ्री स्लैक कैलकुलेट करना है। एक्स जो है अर्ली फिनिश ये 6 पे जाके खत्म हो रहा है, जे जो है वो स्टार्ट हो रहा है 7 पे, के स्टार्ट हो रहा है 8 पे, एल स्टार्ट हो रहा है 9 पे। अब जरा देखें कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिफरेंस आपने निकालना है, तो मिनिमम लेंगे कि मैक्सिमम लेंगे? अगर आप मैक्सिमम 9 लेते हैं तो 8 को भी इग्नोर कर जाएंगे, 7 को भी इग्नोर कर जाएंगे, लेकिन 7 को मिनिमम को लेंगे तो उसके बाद 8 आना है, फिर उसके बाद 9 आना है, वो सारे इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो आप मिनिमम लेंगे, और उसकी ना इसने स्टार्ट हो जाना है 7 पे आके, तो उसको लेना है ना जो स्टार्ट हो चुकी है। 9 पे जाके जाएंगे तो उससे पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, आप उसको इग्नोर कर जाएंगे, वो तो फिर कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। तो लिहाजा 7 - 6 लेंगे तो 1 फ्री स्लैग, सिर्फ एक दिन के लिए इसको डिले दे सकते हैं, दे देंगे तो इसका स्टार्ट, किसी का भी स्टार्ट मुतासर नहीं होगा, लेकिन एक से ज्यादा पे जाएंगे तो जे का मुतासर हो जाएगा, बाकियों के दिन एंटरटेनमेंट हो सकती है लेकिन इसका मुतासर हो जाएगा, लिहाजा वो फ्री स्लैग नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम, और ये आप कॉमनली असूल नोट कर लें, ज़हन में बिठा लें कि जहां पे स्टार्ट की बुनियाद के ऊपर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, स्टार्ट की बुनियाद, चाहे वो लेट है चाहे वो अर्ली है, स्टार्ट की बुनियाद के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो वहां पे हमेशा मिनिमम लेते हैं, वहां पे अमंग ऑल दी मिनिमम लेते हैं, ताकि सबके स्टार्ट एंटरटेन हो सके, पार्टिसिपेट कर सके। दैट इज व्हाई मिनिमम इज टेकन। जी क्लियर हुआ है जी, क्यों लेते हैं? अच्छा जी, ये इसको इशू ना बनाएं कि फलां ने कितना दिया था, कितना ना दिया था, ये प्राइस देने की कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग जब वापस कैंपस आएंगे, क्लास के अंदर आएंगे, तो ये इनाम आपका मुझ पे उधार है, ये मैंने किसी ना किसी सूरत में देके जाना क्लास के अंदर, ताकि आप लोगों के ऊपर एक तरह की एक्साइटमेंट रहे और इस चीज़ को लेके साथ साथ चल सकें, ये चीज़ ये कि मैंने रखी हुई होती, तो ये आपका उधार है। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे ना करें, क्योंकि जब प्राइज होता है ना तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आंसर देना होता है, उसमें ये ऐसा नहीं होता कि 80% ठीक है जी, 50% ठीक है, वो सिचुएशन नहीं होती। तो इसको हम कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, ये आपकी क्लास का कह लें कि आपकी अमानत है, आप तक पहुंचेगी, बल्कि इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, वो ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस वजह से इस चीज़ को इशू ना बनाए, ये इसको डिस्कशन का टॉपिक ना बनाए। जी ये बताइए, ये समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी? अब जरा जनाब ये तमाम एक्टिविटीज के फ्री स्लैग जरा कैलकुलेट करके जरा प्रैक्टिस कर ले, और आप उसको जरा रिवाइज भी हो जाएगा कि फ्री स्लैग कैसे होगा। आप स्टार्ट को देखें, स्टार्ट का अगर फ्री स्लैग देखना है तो हमें इसके सक्सेसर देखने हैं, ए बी और ई 3 सक्सेसर है, इनके अर्ली स्टार्ट देखें, एक का जीरो, तीनों का ही जीरो है तो और इसका अर्ली फिनिश भी जीरो है, तो 0 - 0 0 आ जाएगा। बी को देखें जी, इसका फ्री स्लैग देखें, इसका सक्सेसर डी है, इसका अर्ली स्टार्ट 5 है, इसका अर्ली फिनिश 3 है, तो 5 - 3 2 आ जाएगा। डी को देखें, डी का सक्सेसर एफ है, एफ का अर्ली स्टार्ट 13 है और इसका अर्ली फिनिश 12 है, तो 13 - 12 1 आ जाएगा। बाकी सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज का फ्री स्लैग आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, वो 0 ही आएगा। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज का टोटल स्लैग और फ्री स्लैग हमेशा 0 होता है। इसको वेरीफाई कर लेंगे, एक दफा ट्राइवर्स कर लें, तो इस तरह से हम स्लैग टाइम्स कैलकुलेट कर लेते हैं।
सर फ्री स्लैक और अर्ली स्लैक में जो है वो मतलब हमें इन दोनों के डिफरेंट बेनिफिट का कैसे पता चलेगा? ये अर्ली स्लैक नाम की कोई चीज नहीं होती। आप टोटल स्लैक की बात तो नहीं कर रहे? यस सर, टोटल स्लैक। देखिए अभी हमने उसको डिटेल के साथ देखा है। टोटल स्लैक के अंदर सिर्फ एक कंडीशन होती है कि जस्ट आपने ये देखना होता है कि वो ड्यूरेशन किसी भी एक्टिविटी की जिसके लिए डिले दिया जाए तो डेडलाइन पर सकना पड़े, तो उसको हम के लिए उसको कैलकुलेशन के लिए हम लेट टाइम में से अर्ली टाइम निकाल दें, लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट निकाल दें, या लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश निकाल दें, यू विल गेट दैट टोटल स्लैक। फ्री स्लैक के अंदर दो कंडीशन आ जाती है। तो एक तो यही है कि डेडलाइन पे भी असर ना पड़े, और दूसरा ये है कि जिस एक्टिविटी की कैलकुलेशंस कर रहे हैं फ्री स्लैक की, उसके बाद जो एक्टिविटीज आ रही हैं उनके स्टार्ट के ऊपर भी कोई फर्क ना पड़े। तो लिहाजा फार्मूला उसके लिए क्या बनता है फिर कि सक्सेसर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट देखें और उसमें से करंट एक्टिविटी का अर्ली फिनिश निकाल दें। यानी कॉमन पॉइंट में कोई डिफरेंस है तो वो फ्री स्लैक है। दो एक्टिविटीज के दरमियान अगर कोई डिफरेंस अवेलेबल है तो वो फ्री स्लैक है। तो ये उनके दरमियान फर्क आ जाता है। फ्री स्लैक ज्यादा टाइट किस्म का स्लैक है, उसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्री स्लैक होगा वो या तो टोटल स्लैक के बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे बढ़ ज्यादा नहीं होगा। जो फ्री स्लैक होता है वो या तो टोटल स्लैक के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्लैक एंड फ्री स्लैक। वी होप आंसर द क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन पूछा था। जी जी पूछिए। सर सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर ये जो हमारे पास काम जो होता है हम लोगों ने कैलेंडर इंटरवल में करना होता है, अगर हमारा कोई काम पहले कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग अगला जो हमारा टास्क है वो पहले ही नहीं शुरू कर देते हैं? जी, अगर आपको उसकी इजाजत हो और आप कर सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आपको इजाजत हो और आप कभी कर भी सकते हो तो आप कर सकते हो। इसी चीज को तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दिस इज नोन एज लीड टाइम। वो उसको लीड के तौर पे वो रन टाइम पे होता है। ये तो हम पहले से कर रहे हैं, ये रन टाइम पे नहीं है। स्लैक कैलकुलेशन इज नॉट डन ऑन दी रन टाइम। ये तो प्लानिंग करने से पहले हम करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी आ रही हैं, नॉन क्रिटिकल कौन सी आ रही हैं, और फिर उनको हम जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो आप कह रहे हैं वो चीज ऐसे ही होती है, लेकिन वो लीड टाइम के ज़मन में आती है और उसको वहां पे देखा जाता है। जी होप आंसर द क्वेश्चन। ओके, अब जरा इसको कंक्लूड कर लें जी। तो ये हमारे पास अब जनाब सीपीएम एनालिसिस मुकम्मल हो जाता है कि आपसे सारे के सारे स्लैक टाइम निकाल लेते हैं। इस स्लाइड के ऊपर सारी चीजें जो इकट्ठी कर दी गई हैं, सारे टाइम्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। अर्ली टाइम, लेट टाइम, टोटल स्लैक, फ्री स्लैक, चारों पाथ है उनकी लेंथ आपको नजर आ रही है। उसमें जो सबसे लंबा पाथ है वो ACFG है, इस पे सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। बाकी तीनों के तीनों क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल पाथ हैं और उनकी लेंथ भी कम है। तो ये कंप्लीट, और आखिर में जाके आखिरी पॉइंट हमारा रह जाता है कि आपने ये सारा डाटा सम अप करना होता है इस टेबल की शक्ल के अंदर, कि आपने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे लिख लेना होता है। एक्टिविटीज आ जाएंगी, अर्ली टाइम, अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट, लेट फिनिश, लेट स्टार्ट, टोटल स्लैक, फ्री स्लैक। तो ये डाटा इस तरह से आप अक्यूमुलेट कर लेते हैं, जब इकट्ठा कर लेते हैं तो CPM कंप्लीट हो जाता है। तो आपको भी जब अगर ये क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में दिया जाए या क्विज के अंदर दिया जाए तो आपने यहाँ टेबल तक आना होता है, ये टेबल तक बनाना होता है। तो क्योंकि ये टेबल बनाना इसलिए जरूरी होता है कि ये एक तरह की रिपोर्ट बन जाती है। इसको देख के फिर डिसीजंस करना, एनालिसिस करना आसान हो जाता है, या ज़्यादा बेहतर शक्ल में कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस डायग्राम। तो ये है जनाब आज का टॉपिक था CPM एनालिसिस का, जो हमने करके देखा है। तो लेक्चर जो है वो यही तक था। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।